जय हिंद आप सभी भाइयों को। क्या हाल चाल है आपके? बताओ। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हम और टॉपिक्स कर रहे हैं जो भी एग्जाम्स में आ रहे हैं, भी रिसेंट एग्जाम में पूछेगा, और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। जिनको नहीं पता वो जा करके देख सकते हैं, और इसका मैं पीडीएफ और नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा मैं क्विजेज और बाकी चीज़ें भी डालता हूँ। अभी एग्जाम है इसलिए मैंने नहीं डाला। बाकी नोट्स तो हर दिन ही डाल रहा हूँ अलग अलग, और भी डालूंगा मैं कई सारे नोट्स। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं अभी हाल में, तो ऐसे पढ़ लेते हैं ना, इसके बाद कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके आया हूँ, एक एक करके देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है G7। ठीक है। G7 का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेवन। कभी यही आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? ग्रुप ऑफ सेवन मतलब 7 देशों का एक समूह है। जो जो पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं ना, यही आपसे एग्जाम में पूछता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता। वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है। तो इसका स्टेब्लिशमेंट या स्थापना कब होता है? 1975 में। ठीक है। जब 1975 में ये बना ना, तो उस समय सिर्फ 6 देश थे। बाद में कनाडा आकर के इसको ज्वाइन करता है 1976 में, और G7 कहलाता है ये। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसका हेडक्वार्टर कहीं पर अभी फिक्स नहीं है। और फाउंडिंग मेंबर की बात करें हम, तो इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके और यूएस। ठीक है। यूएस, यूके, जापान, इटली, जर्मनी और फ्रांस, ये 6। और बाद में इसको कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 7 मेंबर्स। कनाडा ने इसको ज्वाइन कर लिया था। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जितने भी टॉप इकोनॉमिक देश हैं, ठीक है, उनके इकोनॉमिक्स को, उनके पॉलिटिक्स को, उनके सिक्योरिटी को और क्लाइमेटिक इश्यूज को, इन सबको नोटिस करना, इन सबको, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम करना इस पर। ठीक है। अब कई बार आपसे पूछ ले जाता है कि इसकी लास्ट सबमिट कब हुई थी और अभी अगला सबमिट कब होने वाला। तो इसकी लास्ट सबमिट अभी आपको पता है कनाडा में हुई थी। कहां पर हुई थी? करानास्किस में। ठीक है। करानास्किस में हुई थी। ठीक है। कब? 16 से 17 जून, जहां पर मोदी जी गए थे। याद आ रहा है आपको? और इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट समिट इसकी कहां होने वाली है? फ्रांस में होने वाली है अगले साल 14 से 16 जून के आसपास। ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। तो G20 देख लो जरा। G20 की बात कर लेते हैं। देखो, G7 से डेवलप होकर के G20 बना। ठीक है। शुरू में G7 ही कंट्री था। तो G20 की अगर हम बात करें तो ये जो है, इसकी ईस्वी कितनी में बनी है? ये 1999 में बनी है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? फिक्स नहीं है। ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके? पहले 20 हुआ करते थे। 2023 वाला जो सबमिट हुआ भारत में, उसमें आपको पता है कि अफ्रीकन यूनियन को हमने जुड़वाया और 21 हो गए टोटल मेंबर। तो G7 वाले जो 7 कंट्री है वो तो सारे इसके मेंबर हैं ही। अच्छा, एक और बात यहाँ G7 में ध्यान रखना। कई बार आपसे पूछ ले जाता है G8 क्या था। G8 जो है, देखो, 1997 में, ठीक है, 1997 में रूस को इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है। किसको जोड़ लिया गया? रशिया को इसमें जोड़ लिया गया था। बाद में क्या हुआ? 2014 में, ठीक है, 2014 में क्या हुआ? और जब रशिया को जोड़ा गया तो G7 से कितने हो गए? G8 हो गए। 2014 में क्या हो गया कि रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है। तो जब क्रीमिया पर इसको कब्जा कर लिया तो इन सब ने मिलकर के रशिया को इससे बाहर कर दिया। फिर G8 क्या हो गया? वापस से G7 हो गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब G20 की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी हमने सारी देख ली हैं। 19 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? देखो, इसमें 19 में कौन कौन आ जाएगा? एक तो G7 की सातों सातों कंट्रीज। ठीक है। जो बच गई हैं वो यहां मैंने लिख दी हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। बस एक बार देख लेना, रटना नहीं है इसको। ठीक है। और ये हो गए 19 कंट्रीज। 20वां कौन है? यूरोपीय यूनियन। और 21वां कौन है? अफ्रीकन यूनियन। ये हो गए 21। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक काम को देखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना। और मेन काम मतलब इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, बाद में इसको अभी क्लाइमेट और उन सब में भी एक्सपेंड किया गया है। और लास्ट समिट इसका कहाँ हुआ था? अभी ब्राजील में हुआ था। 2025 में कहाँ होना है? ये साउथ अफ्रीका में होना है। ठीक है। उससे पहले 2023 में भारत में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्राजील में कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो में। साउथ अफ्रीका में कहाँ होगा? जोहानिसबर्ग में। बस खत्म हो गया। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में क्या है कि 5 कंट्रीज है, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। जैसे
ब्राजील, रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 2009 में होता है। साउथ अफ्रीका ओरिजिनली इसमें पार्ट नहीं था, 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेता है। अच्छा, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है ये? न्यू डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट, ठीक है, बैंक, यानी एनडीबी, एनडीबी। ये इसको हम ब्रिक्स बैंक भी कह देते हैं, क्योंकि ब्रिक्स के संगठन का ये अपना बैंक है, इससे ही सारी चीजें कोऑर्डिनेट करते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? शंघाई में है, ठीक है। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? वही ब्रिक्स के सारे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को भी माना जाता है। अभी फिलहाल में कितने इसके मेंबर हैं? तो 11 मेंबर हैं। अभी लास्ट ईयर 2024 में इसमें कुछ लोगों ने ज्वाइन करा, जैसे इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इन लोगों ने इसमें ज्वाइन करा था, और अभी इंडोनेशिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कॉपरेट, एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन करना है, ठीक है, और ग्लोबल जो भी रिफॉर्म्स है उन सबको करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लास्ट समिट इसका कहाँ हुआ था? 2025 वाला, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में ये भी हुआ था। और अगला समिट कहाँ होना है? अगला समिट भारत में होना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। सिटी अभी डिसाइडेड नहीं है। अब आ जाते हैं आसियान पर, ये भी खूब सुना होगा। आसियान का फुल फॉर्म अगर देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आपको पता नहीं ये भारत है, तो हम किधर है? साउथ साइड में है। और ये कौन सा साइड हो गया? साउथ ईस्ट साइड हो गया। तो इधर वाले जितने कंट्रीज है ना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब, तो ये सब मिलकर के ये एसोसिएशन बनाते हैं। कब बनाई है? 1967 में बना, 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में, इंडोनेशिया में, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से? 5 इसके फाउंडिंग मेंबर है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, 5 इसके फाउंडिंग मेंबर है। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 10, ठीक है। टोटल कितने मेंबर्स हैं? 10। और ध्यान रखना है कि आसियान का मेंबर इंडिया नहीं है, ये पूछा जाता है आपसे, इंडिया नहीं है। आसियान का मेंबर चाइना नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों देश इसके फाउंडिंग मेंबर ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, ठीक है, वहां के जो सामाजिक संस्कृति है उन सबको बढ़ावा देना साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में। इसका आखिरी समिट कहाँ हुआ था? मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। और इसके प्रधान चेयरमैन कौन थे? तो जो वहां के मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जी, वो थे। अभी अगला समिट भी 2025 में होना है, नवंबर में होना है। कहां पर? पुतराजिया में, ठीक है, पुतराजिया मलेशिया में होना है। आगे आ जाते हैं तो यूनाइटेड नेशंस पे आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस, देखो यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाते हैं। मेन अगर हम बात करें तो इसमें देखो 6 इसके मेन ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो यूएनजीए, तुमने नाम सुना होगा, यूएन जनरल असेंबली। दूसरा इसका एक संगठन है यूएनएससी, तुमने नाम सुना होगा, यूएनएससी। इसमें कौन कौन आ जाता है? तुम्हारा सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, 5 देश आ जाते हैं परमानेंट मेंबर, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉन परमानेंट में भारत भी आता है, ध्यान रखना। 5 परमानेंट है, जिसमें चाइना, रशिया, यूएस, फ्रांस और जर्मनी वगैरह आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है आपका इकोसॉक, ठीक है। इकोसॉक भी इसका मेन ऑर्गन बॉडी है, पूछ लिया जाता है इसमें से मेन ऑर्गन बॉडी कौन है। इकोसॉक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके अलावा कौन आ जाता है? आईसीजे, हम देखेंगे अभी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी इसका मेन ऑर्गन है। 5वां ऑर्गन कौन सा है इसका? सेक्रेटेरिएट, ठीक है। ये भी पूछा गया आपसे एग्जाम में कि इसके मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो सेक्रेटेरिएट। इतना डिटेल में पढ़ लो कि कहीं से भी पूछ ले भाई, हम सब लेके आए हैं, तो पूछना है, सबका जवाब अपने पास है। और आखिरी इसका जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा है? ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो ये 6 मेन ऑर्गन होते हैं यूएन के। इसके अलावा और सारे भी हैं जो तुमने यूएनसीसीसी, यूएनएफसीसीसी, यूनेस्को, ये सारे सुने होंगे ना, वो सब मेन ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ब्रांचेस हैं एक तरीके से। ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये क्या है? 6 मेन ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स, ठीक है। चलो, यूएन की स्थापना कब होती है? 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। फाउंडिंग मेंबर कितने थे? टोटल 51 लोग थे, और आज के टाइम पर मेंबर कितने हैं? 193। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, इन चीजों पर ध्यान देना। अब आ जाता है छठा, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है कि यूएसए अभी इससे बाहर हो गया है, यूएसए अभी इससे बाहर हो गया है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और टोटल मेंबर इसमें कितने हैं? 194। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या काम करता होगा? हेल्थ को
मेंटेन करने का, हेल्थ को प्रमोट करने का ही काम करते हैं। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, बहुत फेमस है। देखो इसकी स्थापना होती है 1919 में। 1919 में तुम्हें पता ना वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म होता है। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म होने के बाद मेन था कि भाई बिजनेस को, व्यापार को कैसे स्थापित करा जाए, उन चीजों को देखा जाए। तो ये लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है। ठीक है। और ये मिलकर के क्या करते हैं? देशों को चलाते हैं, सुचारू रूप से सारी चीजें करते हैं। लेकिन तुम्हें पता है ना कि 1939 के आसपास क्या हो जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और 43 44 के पास खत्म होता है। तो 46 में, 1946 में इसको क्या करा जाता है? लीग ऑफ नेशन जो था इससे फ्री कर दिया जाता है। ये इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और इसको यूएन के अंदर में ले लिया जाता है और इसका नाम क्या कर दिया जाता है? आईएलओ कर दिया जाता है। ठीक है, सिंपल। और ये यूएन का सबसे पहला ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनता है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर हो गया। और फाउंडिंग मेंबर्स इसके 42 थे। इस लीग ऑफ नेशंस में भी 42 मेंबर्स थे, उसी की बात कर रही है। ठीक है। अभी वर्तमान में कितने मेंबर है? 147। इसका मेन काम क्या है? लेबर के जो राइट्स हैं, डिसेंट वर्क, इन सब चीजों को मेंटेन करना कि कोई गलती ना हो किसी से। अब आ जाते हैं आईएमएफ पर। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो हम देख चुके हैं, दोनों को ट्विन बैंक कह देते हैं। और आईबीआरडी ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं, तो मैंने उसको नहीं लिया है। आईएमएफ की बात करें तो 1944 में इसका स्थापना होता है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। फाउंडिंग मेंबर इसके 44 लोग थे, आज के टाइम पर 191 लोग हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी और लेंडिंग सपोर्ट, मतलब लोगों को पैसा देता है अगर अर्जेंट किसी को जरूरत पड़ जाए तो। और लंबे समय के लिए कौन पैसा देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का भी गठन 1944 में होता है। इन दोनों का गठन किससे होता है बताओ? ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। याद रखना है आपको, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1944 में हुआ था ये, 1944 में। और इसी के अंतर्गत इनका गठन होता है। इनका, दोनों बैंकों का। ठीक है, दोनों बैंकों का गठन होता है ये, बस इतना याद रखना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें, इसका भी सेम ईयर में एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर भी सेम 189 कंट्री जिसमें है। ठीक है। और ये डेवलपमेंटल फाइनेंस, पॉवर्टी रिडक्शन, इन सब में देता है। ये लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, सिंपल याद रखना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जीएटीटी तुम्हें पढ़ाया था मैंने कि जीएटीटी बाद में क्या हो जाता है? अपडेट होकर के ये 1995 में क्या बन जाता है? डब्ल्यूटीओ बन जाता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं इकोनॉमिक्स में। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जेनेवा में। और स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड जो है जेनेवा में इसका मुख्यालय है। मेंबर्स इसके कितने हैं? 164। अभी लास्ट जो मेंबर था टिमोर लेस्टे, जिसने अभी इसको ज्वाइन किया है। इसका मेन काम है जो भी दुनिया में ट्रेड रूल्स है उनको मेंटेन कराना, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सेटल करना। ठीक है। दूसरा आ जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है आईएईए, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तुमसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसका गठन कब होता है? 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। मेंबर्स की बात करें तो 178 मेंबर्स है लगभग। और इसका मेन काम है न्यूक्लियर यूज को देखना, उसकी निगरानी रखना उस पर। ठीक है। अब आ जाते हैं 12वां नंबर, वो कौन सा? आईसीजे, जो हमने देखा था यूएन के अंतर्गत आता है। इसको कब बनाया गया था? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। स्टार मार्क कर लो, पूछा गया कई बार। हेग, नीदरलैंड्स में। मेन काम इसका है कि मान लो दो देश आपस में लड़ गए, कोई विवाद हो गया या कोई लीगल ओपिनियन लेना है, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में जा सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टार मार्क करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पर। सवाल छपने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नाटो। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हें ये पता होगा कि जितने भी नॉर्थ अटलांटिक से जुड़े हुए देश होंगे वो देश के हिस्सा होंगे ही होंगे। स्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1949 में इसको बनाया जाता है। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे वो इंपॉर्टेंट है, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएस। ये तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जहां यूएस होगा वहां तो यूके रहेगा ही रहेगा। अभी पूछा गया हाल में किसने ज्वाइन करा था? 2023 में फिनलैंड में। और लास्ट जो ज्वाइन किया था वो स्वीडन था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 200 साल तक न्यूट्रल रहने के बाद कौन सा देश था जिसने ज्वाइन किया? तो फिनलैंड है। ठीक है। फिनलैंड पहले क्या करता था? मिलिट्री वगैरह से काफी दूर रहता था, कहता था हम शांति प्रिय लोग हैं, हमें नहीं चाहिए मिलिट्री वगैरह कोई सुख सुविधा है। लेकिन 2023 में उसने भी ज्वाइन कर लिया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कलेक्टिव डिफेंस, की एक पर अगर वॉर होता है तो सब पर वॉर होगा। ठीक है, ये चीजें लिखी गई हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं यूरोपीय यूनियन को। ठीक है, यूरोपीय यूनियन को।
यूरोपीय यूनियन की बात करें तो 1993 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? 6 मेंबर्स इसके फाउंडिंग है, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स और वेस्ट जर्मनी। यह जर्मनी याद रखना है। 27 इसके आज के समय में मेंबर्स हैं। इसका मेन काम है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को मेंटेन करना। बस खत्म हो गया मैटर। अब आया था अफ्रीकन यूनियन, जो कि अभी लेटेस्ट मेंबर बना है G20 का। इसको कब बनाया गया था? 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अदीस अबाबा, इथियोपिया में। ठीक है, अदीस अबाबा सबसे ज्यादा टेम्परेचर के लिए जाना जाता है, याद रखना। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पर नोट किया गया है? अदीस अबाबा में अभी तक का। मेंबर्स 55 है अफ्रीका यूनियन के आज के टाइम पर। इसका मेन काम है यूनिटी, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीका, ये सारी चीजें देखना। अब आ जाते हैं सार्क पर, जो कि अभी क्या हुआ है, काफी न्यूट्रल पड़ा हुआ है। सार्क में कौन कौन से देश आ जाते हैं? भारत आता है इसमें। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लो। इसको कब बनाया जाता है? 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। और फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, इसको तो भगाओ, श्रीलंका हालांकि है लेकिन बोलना नहीं है। फाउंडिंग मेंबर 7 हैं। वर्तमान में टोटल 8 मेंबर हैं। और अफगानिस्तान ने 2007 में इसको ज्वाइन कर लिया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी साउथ एशियन देश हैं उन सबको मेंटेन करना, ठीक है, उन सबके साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करना, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन सब कुछ चीजों को ध्यान रखना। अब आ जाते हैं एससीओ पर। एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में बनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग, चाइना में। और अभी इसका समिट चाइना में हुआ था, आपने देखा होगा, मोदी जी भी गए हुए थे। इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके 8 मेंबर्स हैं, अभी वर्तमान में मेंबर हैं। और भारत और पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन कर लिया था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के जो मोटिव होते हैं वो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक से रिलेटेड ही होते हैं। तो कॉमनवेल्थ नेशंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था मेनली पहले कॉमनवेल्थ देशों में वैसे ही देश थे जिस पर कभी ना कभी ब्रिटेन का या यूरोपीय देशों का कब्जा रहा था। बाद में ये भ्रम टूटा और कई सारे देशों ने ज्वाइन किया, जैसे गैबन और टोगो ने आकर के 2022 में ज्वाइन किया। इस पर कभी उनका शासनकाल नहीं रहा है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1949 में होता है। लंदन और यूके में इसका हेडक्वार्टर है। अभी 56 देश है टोटल। डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट को मेंटेन करना इसका काम है। आज 19वें नंबर पर देखें तो ओईसीडी आ जाता है। ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 1961 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं? सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, 38 मेंबर है। इंडिया और थाईलैंड ने अभी इसमें ज्वाइन करने के लिए अर्जी डाली हुई है, पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है। ओएस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लो। 1948 में बनाया जाता है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में है। मेंबर्स इसके 35 हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव है अमेरिकन और आसपास के जो भी देश हैं, जो भी इसके मेंबर देश हैं, उनमें डेमोक्रेसी, सिक्योरिटी और अमेरिका के राइट हैं उनको मेंटेन कराना, ठीक है। जीसीसी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अभी हाल में पूछा गया एग्जाम में। स्टेब्लिशमेंट इसका 1981 में हुआ था और रियाद, सऊदी अरबिया में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स की बात करें तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई, ये 6 इसके देश हैं जो कि इसके मेंबर हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मैंने बोला कि मेनली 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग होता है ओपेक का। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऐसे देश जो कि पेट्रोलियम या फिर जो ईंधन ऑयल है, फॉसिल फ्यूल है, उनका एक्सपोर्ट करते हैं, उन सबका एक अपना समूह है जिसको हम ओपेक कह देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इसका कब किया जाता है? 1960 में। स्टार मार्क कर लो, ये कई बार पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला। ठीक है। मेंबर्स आज के टाइम पर कितने हैं? 12। अंगोला ने इसको लेफ्ट कर दिया 2023 में, तब 13 हुआ करते थे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी भी दुनिया में ऑयल पॉलिसीज हैं जहां से वो ट्रेड कर रहे हैं उसको मेंटेन करना, मार्केट की स्टेबिलिटी को बनाए रखना। अब आ जाता है बिम्स्टेक पर। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसको कब बनाया गया था? 1997 में। इसका ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है। फाउंडिंग मेंबर में कौन कौन आ जाते हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 7 देश आ जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में भी इसके 7 मेंबर ही हैं बिम्स्टेक में। कैसे याद रख सकते हैं? देखो इसमें 7 लेटर है ना, तो 7 मेंबर्स हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कॉप पर। कॉप की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएफ ट्रिपल सी एक संस्था है, उसके अंतर्गत ये आ जाते हैं, ठीक है। इसको एस्टेब्लिशमेंट कब किया था? 1995 में। देखो कॉप का मेन काम क्या है ना, ये क्लाइमेट चेंज वगैरह से जुड़ा हुआ चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। देखते हैं।
1995 में बनाया गया। सबसे पहला जो हुआ था COP1 वो कहाँ हुआ था? बर्लिन में, जर्मनी में। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मेंबर्स इसके कितने हैं? सॉरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जहाँ पर UNFCCC का हेडक्वार्टर है, बॉन, जर्मनी में। मेंबर्स की बात करें तो 198 कंट्रीज है, भारत भी इसका हिस्सा है, 197 कंट्रीज और एक यूरोपीय यूनियन है। ऑब्जेक्टिव इसका मेन काम क्या है? क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई चीजों पे ध्यान देना, ठीक है, उसको मेंटेन करना। समिट पूछ लिया जाता है, तो इसका अभी समिट, लास्ट समिट कहाँ हुआ था? बाकू, अजरबैजान में, 29वां। और अगला समिट कहाँ हो जाना है इसका? बलीम, ब्राजील में। ठीक है, डेट भी देख लेना। और पूछ लिया जाता है कि 29वें में क्या क्या बात करी गई, तो क्लाइमेट फाइनेंस और नेट जीरो रोड मैप, ये इंपॉर्टेंट है। नेट जीरो रोड मैप की बात करिए कि नेट जीरो हमें मिशन कराना है कैसे भी। अगला ब्राजील में होना है 2025 में। और इसका मेन काम होगा कि ग्लोबल स्टॉक टेक ऑन पेरिस एग्रीमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है। COP21, COP21 काफी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 2015 में, 2015 में हुआ था। इसी COP21 में पेरिस एग्रीमेंट किया गया। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा, पेरिस एग्रीमेंट किया गया, इसमें कई सारी बातें कही गई थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हुए। ठीक है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए तो। और जैसे कि क्या कहा गया था कि टेम्परेचर को मेंटेन करना है, कम से कम 2 डिग्री के अंदर लेकर के रखना उसको। ठीक है, और कई सारी बातें, एनडीसीज कही गई थी, ये स्टॉक टेक कहा गया था। ठीक है, कई सारी चीजें कही गई थी। तो खैर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है COP21 2015 में हुआ है, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट की बात कही गई। ठीक है, बस कॉप खत्म हो गया। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा मैं लिख करके लाया हूं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे P5 आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि P5 कौन कौन से कंट्रीज हैं। ठीक है, P5 में बेसिकली वो कंट्री आते हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप देखते हो ना, जो परमानेंट इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, ये जर्मनी नहीं है, जर्मनी लिख दिया ना मैंने, इसको हटा दो। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, और जहां यूएस होगा वहां तो यूके होगा ही हो। ऊपर भी मैंने जर्मनी लिखा है क्या? एक बार देख लेते हैं ना, जहां यूएन में पढ़ा रहा था। हाँ नहीं लिखा यहाँ पर देख लो। ठीक है, यहाँ पर देख लो। तो यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। ठीक है, तो ये है, भारत भी कोशिश कर रहा है, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है, कोशिश कर रहा है कि इसका हिस्सा बन जाए। कई सारे देश इसका सपोर्ट में भी है, तो देखते हैं। पर चाइना हमारे साथ नहीं रहता है, तो फिर दिक्कत आ जाती है। फाइव बाईज कई बार पूछ लिया जाता है कि फाइव बाईज देश में कौन कौन से हैं, तो फाइव बाईज देश में आ जाता है यूएस, यूके तो आएगा ही, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 देश हैं जो कि फाइव बाईज में आ जाते हैं। ठीक है, इनका मेन काम है सिक्योरिटी और इन सब चीजों से जुड़ा हुआ काम है। एक और संस्था का जिक्र आ जाता है G77। देखो 1964 में बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। ओरिजिनली इसमें 77 देश थे और आज के समय में 134 देश है। फाउंडिंग मेंबर में इसका इंडिया था, ध्यान रखना इसको। और इसमें और कौन कौन से थे? इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना, अल्जीरिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, फाउंडिंग मेंबर इंडिया था, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ये जो ग्रोइंग देश है ना, इन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कलेक्टिवली बढ़ावा देना और नेगोशिएशन कर रहे हैं अलग अलग देशों से, जो डेवलप देश हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कराना। ठीक है, इसका मेन मोटो था। बस इतना ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखो, बाकी चीजें हम कर लेंगे। जो भी चीजें पढ़ा दी हैं वो सारे रिवीजन करते रहो, सवाल 100% आएंगे। हाल में जितने एग्जाम हुए हैं, कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, मेरे नोट्स, मेरे वीडियो से क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो सीजीएल में भी भर भर के सवाल आएंगे, भरोसा रखो, अच्छे से रिवीजन करो, अपने आप पर भरोसा रखो और पॉजिटिव रहो। ठीक है, खुश रहो, ध्यान रखो। बाकी कोई बात हो, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अभी पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। कोई मैटर हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। ठीक है, और यार इतना मेहनत कोई कर रहा है तो अपने दोस्त यार कोई बता दिया करो, शेयर कर दिया करो, थोड़ी बहुत हमारी भी हेल्प हो जाए, है ना? क्या यार, ये भी बात तो मैं कहना पड़ेगा, है? इसका भी कोई फायदा है नहीं, बार बार मैं कहता हूँ, बताओ। खैर चलो, क्या रहे हो आप लोग, ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, जय हिंद।